बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान इसराइल जो जंग है उसके ऊपर मेरे प्रोग्राम्स सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन आज का मैं प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट लाइंस पे करना चाह रहा हूँ। मैं आपको डेली एक अपडेट देता हूँ हमेशा कि इस वक्त क्या ईरान की तरफ से हो रहा है, क्या इसराइल की तरफ से, मगर आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लाइंस पे बातचीत करना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि क्या इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है और इसके किस हद तक चांसेस हैं कि इसराइल जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ कर सकता है अगेंस्ट ईरान। दूसरा मैं एक फार्मूला दूंगा जो कि इसराइल डिस्ट्रक्शन फार्मूला भी आप उसको कह सकते हैं, कि वो क्या फार्मूला है कि जिसके ज़रिए इसराइल को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो तीसरा पॉइंट होगा मेरा, जिसके ऊपर मैं आज का प्रोग्राम करूंगा, वो ये होगा कि वो कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने ईरान के साथ इस जंग में बड़ा धोखा किया है। मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो उसको, मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए। मेरे जो इससे पहले भी प्रोग्राम्स आए हैं, अगर वो भी आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये एक क्लिप ज़रूर देखें। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the rich uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone. तो नाज़रीन, आपने एक क्लिप देखा। इस क्लिप से डेफिनेटली एक सिंपल सी एक कहानी है जो समझ आ रही है, यानी कि अमेरिका और इसराइल जो है ये आज से इस बात पे नहीं रो रहे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। 2018, आपने तो ये जो वीडियो देखी है इस पे 2018 से ये बातचीत शुरू हो रही है जो आप सुन रहे हैं कि 1 हफ्ता रह गया है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, 1 महीना रह गया है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। मेरे पास एक, अभी मैं आपको एक पिक्चर है, हो सकता है आपको साथ में वो नज़र भी आ रही हो। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 1984 में भी इसराइल ने यह दावा किया था कि ईरान जो है वो तकरीबन 1 महीना रह गया है टोटल दूर अपने पहले न्यूक्लियर तजर्बे से। तो इनका ये रोना आज का नहीं है और ये बहुत सालों से इस बात पे मुसलसल रो रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर और एटमी पावर बनने वाला है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। ये जब से ये सिचुएशन डेवलप हुई है तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो उस वक़्त के लोग थे उनको सलाम है। मतलब उन्होंने इस इतनी ये चीज़ को एक सीक्रेटली हाइड करके रखा कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं चल सका और हमने फिर वो एटमी तजर्बे कर लिए। अमेरिका, रूस, चाइना, इसराइल, इतनी बड़ी-बड़ी ताकतें थीं, सैटेलाइट्स था, इनकी इंटेलिजेंस थी, सब कुछ था। लेकिन पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हुआ और कितनी मुश्किलें इन्होंने उठाई हैं, ये मैं अब अंदाज़ा कर सकता हूँ। ईरान की तो एक बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ बन गया इनके हाथों। एनपीटी पे उसने साइन कर दिए कि जी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूँगा। आपको पता है कि इसराइल ने आज तक एनपीटी पे साइन नहीं किया। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे कोई एक बंदा ये बताया कि उसको इस चीज़ की गारंटी है कि वाकई इसराइल के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। जिस मुल्क के पास दुनिया का बेहतरीन हर हथियार मौजूद है, अमेरिका का वो बच्चा है, बेबी है, और अमेरिका उसको मुसलसल सबसे अच्छी फीड दे रहा है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है? लेकिन वो चुप करके बिल्कुल खामोशी से फिर रहा है, किसी को नहीं हवा लगने दे रहा कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब वो ये क्यों कह रहा है कि जी तेहरान को खाली करें, तेहरान को खाली करें, तेहरान को खाली करें? ही इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। हम पूरी दुनिया में, आप, हम लोग इस वक्त फोकस करके बैठे हुए हैं ईरान के ऊपर कि ईरान किसी भी टाइम जो है वो एक एटमी तजर्बा करके ये बता देगा कि जी मैं एटमी पावर हूँ, और पता ये लगे कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो एटम बॉम्ब फेंक दिया है। क्योंकि इसराइल को तो किसी ने पूछना नहीं है। आज तक कभी किसी ने क्वेश्चन रेज किया है इसराइल के ऊपर कि आपके पास एटम बॉम्ब है? इसराइल को ज़रूरत ही नहीं पड़ी है इस एटम बॉम्ब को किसी के सामने लाने की, बिकॉज उसने इससे पहले दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन ममालिक को हिट करता रहा है जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। जहाज़ जाते हैं, डक शूटिंग करते हैं और वापस आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या लीबिया, क्या शाम, क्या इराक, क्या फ़लस्तीन, और उनको तो कोई ऐसा मिला ही नहीं ना। अब ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है
कि इसराइली ये देख रहे हैं कि गोली जब अपनी तरफ आती है तो कैसी फील होती है, मिसाइल अपनी तरफ आता है तो कैसे फील होता है। अब वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसराइल मिलिट्री तौर पर जो है ये जंग हार चुका है। जितने भी उसके बड़े बड़े ये आयरन डोम, एरो 2-3, डेविड स्लिंग, ये सब नाकाम हो गए हैं। अगर वो 50% भी हिट कर रहे हैं ना ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन्स को, तो मैं इसको लॉस कहूंगा। इतने महंगे महंगे आपके सिस्टम है, और वो अगर 50% फिर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स आपके शहरों को आके हिट कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली फेलिंग। और यही वजह है कि इस वक्त जो है इसराइल अपनी उस लॉस को, अपनी हार को बचाने की खातिर और हरबे इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि थ्रेट दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूंगा, असैसिनेशन की बात कर रहा है कि जी मैं आयतुल्लाह अली खामनेई को असैसिनेट करवा दूंगा, रिजीम चेंज की बात कर रहा है कि जी रिजीम चेंज करवा दूंगा, अमेरिका को पुश कर रहा है कि किसी तरीके से डील पे राजी कर लो ईरान को। अब उसके पास यही ऑप्शंस रह गए। उसके पास जो एयर सुपीरियॉरिटी थी वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हुई है। जब से हैफा की जो ऑयल फील्ड है, ऑयल रिफाइनरी है, वो डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने, उसके बाद से उनको वो ऑयल की ना फ्यूल की वो क्वालिटी मिल रही है, ना वो क्वांटिटी मिल रही है जहाज़ों को। तभी तो आप देख रहे हैं कि वो जहाज़ जो है उस तरह जैसे पहले दिन 200 जहाज़ों का एक बेड़ा उसने भेज दिया था, अब वो नहीं भेज रहा। उसको पता है कि आगे मुझे शॉर्टेज होगी। और ऐसी सूरत हाल में ईरान के पास एक बड़ा अच्छा चांस है कि इस वक्त अपने हमलों को मुसलसल जारी रखे जब तक इसराइल की वो कमर नहीं तोड़ देता। अब इसी पॉइंट को मैं आगे लेके चलता हूँ, तो मैं बताऊँ आपको, तो एक बड़ा एक सिंपल सा एक फार्मूला है, और वो मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बात को सुनें, समझें, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से ईरान तक ये फार्मूला मेरा चला जाए। देखिए, बात करते हैं इस वक्त टोटल इसराइल की जो सबसे बड़ा एक वीकनेस जो मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी बताया है कि इसराइल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। सबको पता है। दुनिया के नक्शे पे ढूंढने के लिए निकलेंगे तो अदसे के बगैर जो है इसराइल नज़र नहीं आता। तो इसराइल की जो टोटल साइज़ है वो इतना छोटा है कि इसराइल को माशी तौर पे भी बहुत आसानी से तबाह किया जा सकता है, और इसराइल को वैसे भी बड़ी आसानी से तबाह किया जा सकता है कि उसका साइज़ ही बड़ा छोटा है। टोटल 22,745 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया बन रहा है। अब मैं इसको कंपैरिजन में लेके आऊँगा कि अगर ये पाकिस्तान होता, तो पाकिस्तान में यूँ समझें कि कराची, हैदराबाद और सक्खर, इन तीनों डिवीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप मिला लें तो दैट्स ऑल, ये आपका इसराइल है। जो मेरे फॉलोअर्स भारत में मुझे देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, आपका जो अहमदाबाद है वो तकरीबन इसराइल के साइज़ का है। अब आपको साइज़ समझ आ गया। अब इसमें दो जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनमें से एक तल अवीव है और दूसरा हैफा। ये दोनों इसके बैकबोन्स हैं। तल अवीव का साइज़ कितना है? 51 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इस्लामाबाद से भी छोटा है। हैफा 63 किलोमीटर, इस्लामाबाद से भी छोटा है। दोनों को टोटल मिलाते हैं तो इट इज़ 94 स्क्वायर किलोमीटर। अब ईरान ने करना क्या है कि ईरान ने पूरे इसराइल को छोड़ दे, ये दो पकड़ ले, तल अवीव और हैफा, यानी कि टोटल 94 स्क्वायर किलोमीटर को उसने हिट करना है। ईरान के पास है क्या? ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और तकरीबन 4000 बहुत अच्छे किस्म के ड्रोन्स हैं। ईरान ने अभी तक टोटल 370 मिसाइल्स और तकरीबन 400 जो ड्रोन्स हैं वो उसने चलाए हैं। बैलेंस में उसके पास क्या है? तकरीबन 2630 उसके पास मिसाइल्स पड़े हैं और तकरीबन 3500 उसके पास जो है वो ड्रोन पड़ा है। ये सबको छोड़ के सिर्फ तल अवीव और हैफा, इन दोनों के ऊपर 500 मिसाइल, 500 ड्रोन एट वन टाइम सिर्फ इसने फेंकने ईरान ने। जो इसराइल का डिफेंसिव सिस्टम है, एयर डिफेंसिव सिस्टम, ये बिल्कुल नाकारा हो जाता है। मैंने अपने सबसे पहले प्रोग्राम में बताया था, आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग, ये बिल्कुल नाकाम हो जाता है जब इसके ऊपर एट वन टाइम एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मिसाइल और ड्रोन्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं, तो ये फेल हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है सिस्टम। जैसे आपका कंप्यूटर हैक करने लग जाता है, आपका मोबाइल लैग करने लग जाता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करने लग जाता है, ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। सो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। इन दो इलाकों को पकड़ लें, इनके ऊपर एट वन टाइम ये अटैक या जो लॉन्च कर दें। ये दो अगर जो पोर्शन हैं, दो एरियाज अगर डिस्ट्रॉय हो गए, इसराइल खत्म, इसराइल के पास कुछ नहीं रहेगा। और फिर भी आपके पास बैलेंस में जो है तकरीबन 1500 आपके पास फिर भी मिसाइल पड़ा हुआ है कि अगर इसराइल में फिर भी कोई जान हुई तो आपके पास 1500 मिसाइल पड़ा है, आप चलाएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो सिटीज़ आपने अगर ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए, तो दैट्स ऑल, आपकी गेम ओवर है, इसराइल इज़ नो मोर। तो ये तो वो एक फार्मूला था, ये तो वो सारी बातचीत थी जो मैंने आपको बताई कि IAEA
मतलब इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल एक एजेंसी है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई इस किस्म की सरगर्मी हो जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशंस, कोई एटॉमिक कोई बात हो जाए, ऐसे भागते हैं, बांदर की तरह छलांगे लगाते लगाते वहाँ पहुँच जाते हैं, शोर मचाते हैं। अभी यूक्रेन जो और रशिया के जो सिचुएशन डेवलप हुई उसमें रेडिएशन की बातें हुई, इन्होंने यूएनएससी की जो है ना मीटिंग कॉल कर ली कि ओ पता नहीं क्या हो गया। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तब ये बड़े एक्टिव फिर रहे थे कि जनाब ये तो जी बिल्कुल सिचुएशन जो है ना बड़ी क्लोज हो गई है न्यूक्लियर के। और भाई कभी तुम लोगों ने ये भी सोचा है कि यार इसराइल जो है वो इतना एक दफाई इतना स्ट्रांग मुल्क है, ये कैसे मुमकिन है कि उसके पास जो है एटॉमिक पावर ही नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं है। वो आपको बार बार गिनवा रहा है कि उसके पास 9 है, नेतन्याहू बार बार गिनवा रहा है ईरान के पास 9 है, और तुम उसी चीज़ के पीछे फिर रहे हो मुसलसल। ईरान को तुमने टफ टाइम दिया हुआ है, उनके दरवाज़ों को खटखटा रहे हो, बजा रहे हो कि जी खोलो अपनी जो है सारी न्यूक्लियर एसेट्स हमें दिखाओ, क्या काम कर रहे हो, क्या तजर्बे कर रहे हो। कभी जाओ ना उधर इसराइल, वहाँ भी तो जाके देखो ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो आपको नज़र नहीं आ रहा। बड़ी आपके साथ उनकी तो बड़ी पींगे हैं, यारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं। तो असल क्या है कि एक्चुअली इसराइल और अमेरिका ये इनका दोनों का एक सिंगल एम है, इकट्ठा ही एम है कि हमने दुनिया में किसी भी मुसलमान मुल्क को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, वरना वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं और हमारे लिए अब आगे जो है ना सर्वाइवल बहुत आसान है, वरना हमारे साथ इससे भी बहुत बुरा होना था। अब मैं बात करता हूँ आगे कि इस वक्त कौन से वो 2 मुल्क हैं जो कि ईरान की जो दोस्ती है उसके बहुत ज़्यादा गाने गाते थे, और लेकिन जब से ईरान इसराइल की जंग हुई है दोनों ने मुंह फेर लिया है, दोस्ती वोस्ती सब बाढ़ में गई, सब कुछ साइड पे फेंक दिया उन लोगों ने। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रशिया की। दोनों ममालिक की बहुत पुरानी दोस्ती है, सब लोग जानते हैं। और रशिया के ईरान के साथ जो दोस्ती है उसकी वजह भी एक यही है कि रशिया जो है मशरिक़ वुस्ता में अपनी एक इन्फ्लुएंस चाहता है, अपनी एक वैल्यू चाहता है, बिकॉज ऑन दी अदर हैंड वहाँ पर यूएसए जो है वो चाह रहा है कि जी उसका इन्फ्लुएंस हो, तो रशिया जो है वो इधर से जो इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है वो थ्रू ईरान करना चाहता है। ईरान के साथ उसकी काफ़ी हद तक स्ट्रैटेजिक डील्स जो हुई हैं और उसमें 10-10 साल 20-20 साल के मुआहदे हैं, और दोनों की काफ़ी आपस में जो है दफाई मामलात में शराकतदारी है। S-300 भी उन्होंने दिया हुआ उनको डिफेंस सिस्टम, उनके जहाज़ों की काफ़ी जो है रिप्लेनिशमेंट और चीज़ें जो है वो रशिया ही करता है। रशिया ऑन दी अदर हैंड जो है ईरान से बहुत ज़्यादा ड्रोन्स लेता है। ड्रोन्स की जो शहीद की फैक्ट्री है अब वो प्रॉपर ईरान ने रशिया के मॉस्को के साथ लगा दी है, और वहाँ पर डेली बेसिस पर रशिया की सपोर्ट के लिए मोर देन 500 ड्रोन्स वो डेली तैयार कर रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर और रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब से ये जंग शुरू हुई है तो बिल्कुल खामोशी है। अब उसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह क्या है कि रशिया जो है वो जानता है कि अगर ये जंग तवील हो जाती है तो आबनाए हरमज़ क्लोज हो जाएगा। आबनाए हरमज़ क्लोज होगा तो जो आपकी पूरी दुनिया को जो फ्यूल जा रहा है उसका 20% तो उधर से जाता है। जब वो क्लोज होगा तो दुनिया कहाँ से लेगी तेल, दुनिया कहाँ से लेगी गैस? रशिया से। तो रशिया फिर अपनी मर्जी की जो प्राइस है, अपनी मर्जी की जो कीमत है उसके ऊपर दुनिया को बेचेगा। तो उसको नज़र आ रहा है कि आगे मुझे माल मिलना है, लिहाजा इस जंग को चलने दो। दूसरी बात, उसकी इसराइल के साथ अंडर हैंड काफ़ी अच्छी गपशप है, उनके साथ काफ़ी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड उनके रिलेशनशिप्स हैं। और यही वजह है कि जो रशिया को अगर जो भी कंट्री यूरोप का सपोर्ट अगर इस वक्त कोई कर रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि वो इसराइल ने उनको पुश किया हुआ है कि आप रशिया को सपोर्ट करते रहें। वो इसराइल से बिगाड़ना नहीं चाह रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, लिहाजा वो इस वजह से भी ईरान के साथ खुल के खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि जो इनके अपने दिफाई जो उनके माहिरीन हैं, इवन उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारा ईरान के साथ जो स्ट्रेटेजिक डील हुई है उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि हमने ईरान के साथ वॉर में भी खड़े होना है। ठीक है जी, यानी कि हम आपके हमसाए तो हैं लेकिन हम बराए नाम हमसाए हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि हम आपको लुक आफ्टर करें। तो वो उन्होंने एक वन लाइनर ये भी दे दिया कि जी हमारा ईरान के साथ जंग में खड़े होने वाला कोई ऐसा हमारा आपस में कोई अलैक सलैक नहीं हुई है। इट्स ओनली कि जी हम आपको हर किस्म की स्ट्रेटेजिक जो सपोर्ट है वो दे देंगे, और वो है ये सामान दे, ये सामान ले, ये सामान दे, ये सामान ले, इतने पैसे दे और ये सामान दे, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? रशिया ने पहले जो बशारुल असद है उसको भी उसने सपोर्ट की, और रशिया जो है वो उसको अपने हाथों से गवा चुका है। अब इस वजह से जो है ना वो इनको भी सपोर्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट करूं और कल को ये पार्टी चेंज हो जाएगी। तो वो अब इस इंतज़ार में है कि अगर तो पार्टी चेंज होनी है तो फिर हम अपने रिलेशनशिप जो है वो नई पार्टी से ताल्लुकात रख लें, जो भी कोई नया आएगा हम उससे रिलेशनशिप उनसे रख लेंगे, हमारा दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा उनके साथ रिलेशनशिप। हमें क्या ज़रूरत है कि पराई आग में अपने आप को झोंकें?
एक ये भी एक रीज़न है। और जो सबसे बड़ा एक रीज़न है वो ये है कि रशिया को जब से ये ईरान और इसराइल की जंग हुई है तो पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें यूक्रेन रशिया वॉर से हट गई हैं। तो रशिया को ये बहुत सूट करता है कि इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया मेरे पे फोकस नहीं कर रही है और मैं खामोशी से अपना काम, जो प्लान मैंने किया था, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। इस टाइम पे अगर यूक्रेन रोएगा, पिटेगा, चीखें मारेगा तो उसको कोई नहीं सुन रहा होगा। एवरीबडी इज़ फोकसिंग ऑन ईरान इसराइल। और सब लोग फोकस क्यों करें ईरान इसराइल पे कि अगर इसराइल जो है वो हार जाता है जंग तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट होगी, नॉट ओनली फॉर इसराइल बट ऑल द सपोर्टर्स ऑफ इसराइल, ऑल द ज्यूज। ईरान अगर ये जंग हारता है तो इस जंग के हारने से पहले पहले जो माशी सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में बड़ी चेंज हो जाएगी। फ्यूल जब ब्लॉक होगा ईरान से, क्योंकि ईरान फिर फ्यूल तो नहीं जाने देगा बनाए हरमस से, वो ये तो नहीं हो सकता कि वो ईरान जो है ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि दुनिया का कोई मुल्क उसको सपोर्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो तेल भी रोक देगा। उसने वो तेल अपने लिए इस्तेमाल करना होगा, लाजिम बात है। तो फिर ये इसलिए इस तरह के जो ना इफेक्ट्स है वो सारी दुनिया के सामने आएंगे। तो रशिया जो है वो इस वक्त ना बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहा है कि ये खामोश टाइम है, इस वक्त सारी दुनिया और फोकस कहीं कर रही है। मैं अपनी जो प्लानिंग कर रहा था मैं अपनी प्लानिंग में चलता रहूं और द मोमेंट वो एक टाइम आएगा जिसके मुताबिक मैंने एक बिग ब्लास्ट की तरफ जाना है जिसमें मैं एक बड़ा हैवी अटैक लॉन्च करके यूक्रेन का जो बाकी पोर्शन है वो कवर कर लूँ और जो ऑलरेडी मेरे कब्जे में उस पर मैं अपनी धाक बिठा लूँ, अपने बंदे बिठा लूँ और उसके बाद फिर मुझे दुनिया जो है ना कोई आवाज़ मेरे ऊपर ना उठा सके। तो ये एक रीज़न है वो नहीं कर सका। अच्छा जी, दूसरा जो बड़ा मुल्क है जो कि ईरान के साथ जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है, और वो मुल्क जो है ना इस वक्त कर क्या रहा है कि जी बगल में छुरी मुंह में राम राम। राम राम से भी आपको आइडिया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी डर्टी गेम विद ईरान। इंडिया जो है वो इस वक्त क्या हुआ है कि एक एडॉप्टेड बच्चा बन गया है इसराइल का, और इसराइल जो है वो उसका एक बाप बना हुआ है, वो उसको लेकर आया किसी जगह से और उसने उसको अपने घर में पनाह दे दी है। अब इसराइल जो है वो टोटली जो कुछ कह रहा है आगे से वो बच्चा वैसे ही कर रहा है। उस बच्चे का अपना कोई नज़रिया नहीं है अब रहा, उस बच्चे का कोई एक्चुअली अपना माँ बाप है ही नहीं, उसका कोई दीन ईमान नहीं है, और वो बच्चा जो है ना सिर्फ अपने उस बाप की तरफ देख रहा है जो उसको लेकर आया, जो उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार है और उसको आगे लेकर चलने के लिए तैयार है, उसको खाना देगा, पीना देगा, उसको कपड़े देगा। तो एक एडॉप्टेड बच्चे की तरह जो है ना इंडिया वो इसराइल की तरफ देख रहा है और बिहेव कर रहा है। आपके इतने अच्छे ताल्लुकात थे ईरान के साथ, दुनिया इस चीज़ की मिसालें देती थी। एक वक्त था जब ईरान वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो कि भारत को ऑयल दिया करता था, फिर बाद में सैंक्शंस लग गई। उसके बाद आपके साथ उन्होंने 10 साल 20 साल की काफ़ी स्ट्रेटेजिक डील्स हैं उन्होंने आपके साथ की। उन्होंने आपको चाबहार पोर्ट पूरी दे दी, उसको इस्टेब्लिश करें, उसके अंदर जो है ना आप तनसीबात बनाएं, उसके अंदर आप एकोमोडेशंस बनाएं, उसके अंदर आप अपने जासूसों को ट्रेन करें, ठीक है, जो बाद में अल्टीमेटली आपने यूज़ करने हैं टू इन्फिल्ट्रेट इन पाकिस्तान, जिसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है कुलभूषण यादव। ठीक है जी, वो इसी चाबहार पोस्ट पे ही वो रहा और उस चाबहार पोर्ट पे ही रहा और उसने यहाँ पे बैठ के प्रॉपर ट्रेनिंग की और इन्फिल्ट्रेट हो गया। ईरान वाले इतने भोले सादे हैं, उन्होंने आपको वो पोर्ट दे दी है और ये भी नहीं नोट किया कि आप उनकी ही सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट जो है वो आप क्यों इस्टेब्लिश करना चाहते थे? आप दिमाग थोड़ी ख़राब था। आप चाहते ये थे कि किसी तरीके से गवादर को ज़ीरो करें और चाबहार के ज़रिए पूरी दुनिया को बताएं कि जी ये बेस्ट रूट है, आप यहाँ से अपनी ना सारी ट्रेड और सब कुछ करें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली खुद जो है उसने ट्वीट की है आपके प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने, कि मुझे ईरान पर अटैक करने से पहले बाकायदा कॉल आई है नेतन्याहू की और उसने कहा कि जी मैं ईरान पर अटैक करने वाला हूँ। तो अगर आप ईरान के इतने अच्छे दोस्त थे तो आपको ये चाहिए था कि आप ईरान को इन्फॉर्म करते कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन असल में तो आप टोटली चौके फॉलो इसराइल को कर रहे हैं, तो इसराइल की आइडियोलॉजी भी आपने फुल्ली तौर पर अपनाई हुई है। और वो आइडियोलॉजी क्या है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में मुसलमान अगर मौजूद हैं तो उनको ख़त्म करना है। इस दुनिया से मुसलमानों का जो है ना वो नाम ख़त्म हो जाना चाहिए, मुसलमान नहीं रहने चाहिए। आप अपने मुल्क में भी यही कर रहे हैं, सरेआम उनके जिस तरीके से आप कत्ल करते हैं, जिस तरीके से आप उनको मारते हैं, शहीद करते हैं, मस्जिदों को शहीद करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम होनी थी कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करके वहाँ पे बच्चों को, लोगों को शहीद कर रहा है, मार रहा है।
यू डैम केयर, बिकॉज वो मुसलमान है ना, मुसलमानों को वो मार रहा है, ठीक है मारें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मुसलमान तो जहाँ जहाँ मरे। आज तक कभी आपने फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई है कि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे औरतें मर रही हैं, इसराइल किस तरीके से डक शूटिंग कर करके उनको मार रहा है, जिन बच्चों के पास जिस कौम के पास पत्थर भी नहीं है, अब तो गुलैल भी नहीं है, उनको कैसे इसराइली मार रहे हैं? आपने तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। क्यों उठाएंगे आप? आपके सुतेले बाप हैं, वो आपको लेकर आए हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो आपने उनका नज़रिया सारा अडॉप्ट करके अपने पास रख लिया। अब वो आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपको यूज़ क्या कर रहा है। वो आपको यूज़ कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये जो भी जंग आपने लड़ी है ना, ये उसने आपके सर के ऊपर थोपी के लड़ो। वो ये समझ रहा है कि आप शायद कोई बबर शेर हैं, और जब आप पाकिस्तान को जाके जुड़ेंगे तो पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल उसका सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन उसको ये वो भूल गया कि वो आप बबर शेर नहीं है, आपने सिर्फ स्किन पहनी हुई है, अंदर से जो है ना यू आर जस्ट लाइक अ जैकॉल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, एक गीदड़ हो। दोगली पॉलिसी आप कर रहे हैं। ईरान को अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो फिर मेरा ख्याल है बड़े अफसोस की बात है। जितने भी उनके ऊपर ड्रोन जो पहले दिन जितने गिरे हैं ईरान के अंदर से, वो सारे आपके एरिया के पास से सारे निकाले गए, चलाए गए हैं। नेतन्याहू ने जो आपको कॉल की थी उसमें वो बात ही यही कर रहा था कि भाई अपने जितने आपने दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं ना जासूस, उनको संभाल लो, अपने एसेट्स को संभाल लो, अपने लोगों को संभाल लो, तनसीबात को संभाल लो, क्योंकि मैं अटैक करने वाला हूँ। आपने उन सारों को सिक्योर कर लिया और आप खामोशी से सो गए कि देखी जाएगी। तो ये आपकी दोस्ती के हालात हैं। तो इस वक्त जो है ना भारत जो है वो बहुत गंदी गेम खेल रहा है ईरान के साथ, और ईरान को इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है, और शायद अल्लाह करे कि उसको पता लग जाए तो उसको तब उसके बाद उसकी आंखें खुलें और वो फिर थोड़ा सा ज़रा कदम अपने जमा लेगा ना, तो फिर वो भारत के साथ मिलेगा। भारत को मेरा एक और मशवरा ये भी है कि याद रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप सगे बच्चे नहीं हैं, आप सुतेले बच्चे हैं, आप इसराइल के अडॉप्टेड बच्चे हैं, आप अमेरिका के किसी सूरत में सगे बच्चे नहीं हो सकते। अमेरिका का सगा बच्चा इसराइल है, उसने आपको पाला हुआ है। तो आप अपने आप को उस लेवल पे ना सोचें, अपनी जगह देखें कहाँ हैं। अब आप अमेरिका को जिदबाजी कर रहे हैं, वो वाली जो कि इसराइल कर रहा है अमेरिका के साथ, कि वो अमेरिका को कहता है मैं नहीं मानूंगा, मैं तो ईरान को मारूंगा। वो और बात है यार, वो उसका सगा बच्चा है ना, वो कर सकता है जिद। आप उसके साथ किस लिए जिद करने लग गए? कि आपको उसने कहा है कि जी मैं सालसी का किरदार अदा करता हूँ, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो आपने फजूल का एक ड्रामा बना लिया, एक मसला बना लिया पाकिस्तान के लिए, इसको हल करते हैं बैठ के, तो आपने इनकार कर दिया है। और तो और आप ये कह रहे हैं कि जी जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज़ 2 है वो जारी रहेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम जो है वो मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2 छोड़े, ऑपरेशन सिंदूर आप 222 भी चलाएंगे ना, तो हम तैयार हैं आपके लिए, ठीक है। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम बस इतना ही। आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कल मैं दोबारा आऊँगा किसी एक नए प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन फार्मूला है ये किसी तरीके से ईरान तक पहुँचा दे। अल्लाह हाफ़िज़।